अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों आज हम अपने YouTube चैनल पे बात करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल की। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या चीज़ है। रेफ्रिजरेशन साइकिल दोस्तों, रेफ्रिजरेशन साइकिल किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट के दौरा करने को रेफ्रिजरेशन साइकिल का नाम दिया जाता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल में तो चार चीज़ें होती हैं। इनमें सबसे पहला हमारे घरेलू रेफ्रिजरेटर या कोई हमारा घर में मौजूद एसी है। ये भी मे बी कि इससे बड़ा सिस्टम 4 टन या इससे और ज़्यादा बड़ा 200 टन तक भी अगर हम बात करें तो रेफ्रिजरेशन साइकिल सिस्टम में एक ही रहता है, जिसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल और वेपोरेटर शामिल है। सिस्टम के बड़ा होने से उसमें सेफ्टियाँ, इलेक्ट्रिकल सेफ्टियाँ और मैकेनिकल सेफ्टियाँ का मज़ीद इजाफा तो होता है, मगर उसका रेफ्रिजरेशन साइकिल उसकी शक्ल चेंज हो सकती है और कोई नज़रिए से वो लगाया जा सकता है, मगर रेफ्रिजरेशन साइकिल का वो साइकिल उसी लिहाज से काम करता है। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल का सबसे पहला और अहम तरीन हिस्सा है वो है कंप्रेसर, जो हमारी घरेलू रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल होता है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन का पहला हिस्सा कंप्रेसर। दोस्तों कंप्रेसर में एक डिस्चार्ज लाइन होती है और एक होती है सेक्शन लाइन। डिस्चार्ज लाइन के रास्ते गैस डिस्चार्ज की जाती है और सेक्शन लाइन के रास्ते से कंप्रेसर गैस को अपने अंदर सेक्शन करता है, सक करता है। कंप्रेसर का दोस्तों काम है कि लो प्रेशर सुपर हीटेड वेपर गैस को हाई प्रेशर सुपर हीटेड वेपर गैस में कन्वर्ट करके सेक्शन लाइन से ली जाने वाली गैस को हाई प्रेशर सुपर हीटेड वेपर गैस में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज लाइन के रास्ते आगे भेज देना। दोस्तों आगे इसके पास काम होता है कंडेंसर का। ये हमारी लाइन है डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन के बाद दोस्तों हमारा लगाया जाता है कंडेंसर। सबसे पहला हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल का हिस्सा था कंप्रेसर और दूसरा है कंडेंसर। कंप्रेसर का काम डिस्चार्ज सेक्शन लाइन से आने वाली लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर सुपर हीटेड वेपर गैस में कन्वर्ट करके कंडेंसर में भेज देना। और कंडेंसर में दोस्तों जब गैस पहुंचती है तो इसका टेम्परेचर होता है 200 फ़ारेनहाइट और इसका सेक्शन प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर 350 से 500 psi इसका प्रेशर होता है। ये गैस कंडेंसर में चलेगी, अब काम शुरू हो जाता है कंडेंसर का। कंडेंसर हमारे घरेलू रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल होने वाला कंडेंसर नेचुरल एयर कूल कंडेंसर होता है। दूसरा मौसमी हवा से ठंडा होने वाला कंडेंसर जो कि हमारे एसी में इस्तेमाल होता है, सेपरेट एसी में और फ्रिज में कुदरती हवा से ठंडा होने वाला कंडेंसर इस्तेमाल किया जाता है। आज हम कंडेंसर की बात करेंगे या जिस सिस्टम की बात करेंगे, हम एक रेफ्रिजरेटर यानी कि घर में मौजूद एक फ्रिज को मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे। कंडेंसर में आने वाली जो गैस है तो कंडेंसर उस गैस में सबसे पहले चेंजिंग क्या करेगा। कंडेंसर आने वाली गैस की हरारत खारिज कर देगा और कंडेंसर में आने वाली जो गैस है इसका दबाव, इसका जो दबाव है, इसका प्रेशर है वो वही रहेगा, मगर इसमें से जो यहाँ पर इसका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 200 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है और इसका प्रेशर 500 psi है। कंडेंसर क्या करेगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो ख़त्म कर देगा और इसका दबाव, इसका प्रेशर वो यही रहेगा।
यहां पर इसकी हालत थी जो गैस की, वो थी हाई प्रेशर हीटेड वेपर। डिस्चार्ज लाइन से आने वाली गैस की हालत थी हाई प्रेशर सुपर हीटेड वेपर। कंडेंसर ने क्या काम किया कि गैस को हाई प्रेशर लिक्विड में तब्दील कर दिया, हाई प्रेशर लिक्विड में। कंडेंसर ने इसकी हरारत को खारिज कर दिया और गैस वेपर से हमारे पास लिक्विड बन गई। इसके बाद दोस्तों रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो तीसरा हिस्सा है उसे हम कहते हैं कैप्री ट्यूब। और कैप्री ट्यूब से पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल में एक और हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम ड्रायर कहते हैं, फिल्टर कहते हैं, स्ट्रेनर कहते हैं, मगर वो रेफ्रिजरेशन साइकिल का हिस्सा नहीं है। वो एक गैस को फिल्टर करने के लिए काम करता है, तो वो भी हम साथ इसमें लगा देंगे। ये दोस्तों है हमारा ड्रायर। क्या ना चीज है? ड्रायर, फिल्टर, ड्रायर, फिल्टर। ड्रायर का काम होता है दोस्तों जो कंडेंसर से आने वाली, इसके अंदर एक मौजूद होता है सिलिका जल, जो गैस में मौजूद नमी और जो भी कचरा वगैरह जो गैस के साथ आ रहा है, कंडेंसर अगर कार्बन पैदा कर रहा है, कचरा पैदा कर रहा है, तो वो इसके अंदर एक जाली लगी हुई है, वो उसे आगे नहीं जाने देगी, फिल्टर कर लेगी और खुद कंडेंसर में रुक जाए, फिल्टर के अंदर वो कचरा रुक जाता है और नमी सिलिका जल जज़ब कर लेता है। उसके बाद हमारे दोस्तों रेफ्रिजरेशन कंट्रोल, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल का तीसरा हिस्सा है जिसे हम रेफ्रिजरेशन कंट्रोल बोलते हैं। ये दोस्तों बड़ी साइज की, जिसे हम कैप्री ट्यूब कहते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल की किस्म है। रेफ्रिजरेशन कंट्रोल की एक किस्म है जिसे हम कैप्री ट्यूब बोलते हैं। कैप्री ट्यूब जो हम एक फ्रिज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर कंट्रोल की एक किस्म कैप्री ट्यूब। इसमें और चीजें भी हैं, थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल, हैंड एक्सपेंशन वाल, जिसे ग्लोब वाल भी कहते हैं, बड़े वाले कारखानों में इस्तेमाल होता है। तो एक घरेलू, एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम एक कैप्री ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कैप्री ट्यूब का एक साइज होता है, नंबर होता है, जो कंप्रेसर के लिहाज से लगाई जाती है। अगर कंप्रेसर हमारा नेशनल का है या डेनफास का है तो उसी लिहाज से हम वो चीजें लगाएंगे। अगर हमारा कंप्रेसर नेशनल का है तो हम 0.28 की कैप्री इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा कंप्रेसर डेनफास का है तो हम 0.31 की कैप्री इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है, ये थोड़ा सा मैंने पाइप को बड़ा किया ताकि स्टार्ट हो सके कि यहां से वेपोरेटर शुरू हो गया है। दोस्तों यहां से कैप्री ट्यूब ने अपना काम शुरू किया। यहां पर हाई प्रेशर लिक्विड, जो ये सुराख जो हमारा 0.28 या 0.31 का है, तो जाहिर है दोस्तों यहां पर प्रेशर हमारे पास 500 psi दिया है, तो वहां पर वो यहां पर वो स्टैंड हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि हमारे आगे जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत तंग है। अगर यहाँ पर अगर कोई चीज तंग रास्ते से, एक लिक्विड है, एक ये पानी वाले पाइप है, तो आप उसके सिरे से आप दबाते हैं तो पानी बड़े प्रेशर के साथ फैलता है। इसी तरह दोस्तों इसका साइज छोटा है, प्रेशर पीछे से ज्यादा है। तो यहाँ पर जब ये इसे अपने से ज्यादा बड़ा पाइप मिलेगा तो ये उसके अंदर स्प्रे करेगी, यानी कि फवार की शक्ल में एक स्प्रे करेगी, जिससे लिक्विड वेपर में
तब्दील होना शुरू हो जाएगा। लिक्विड वेपर में क्यों तब्दील होना शुरू हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमारा वेपोरेटर शुरू हो जाता है। यहाँ पर वेपोरेटर में हमने मुख्तलिफ चीजें रखी हुई हैं। कोई बर्तन रखा हुआ है जिसमें पानी है, जो हमें बर्फ बनाने के लिए हमने रखा हुआ है, या कोई और चीज जो महफूज की हुई है, तो वो हमारी वेपोरेटर में मौजूद है। रेफ्रिजरेशन साइकिल का ये चौथा हिस्सा है। रेफ्रिजरेशन साइकिल का ये चौथा हिस्सा है और इसकी भी मुख्तलिफ अक़साम है। कंप्रेसर की भी मुख्तलिफ अक़साम है, कंडेंसर की भी मुख्तलिफ अक़साम है और रेफ्रिजरेशन कंट्रोल की भी मुख्तलिफ अक़साम है। ये जो हमारा फोर्स कन्वेंशन टाइप वेपोरेटर है, हमारे जो डायरेक्ट कूल वेपोरेटर, डायरेक्ट कूल वेपोरेटर भी इसे कहते हैं, जो हमारा फ्रिज में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर एक स्प्रे पैदा होगी, स्प्रे होगी, तो यहाँ पर जब लिक्विड की स्प्रे होगी तो लिक्विड इन बर्तनों में मौजूद हरारत को जज़ब करके आगे निकल जाएगा। चलते चलते वो हरारत को जज़ब करके फाइनली तौर पर वो वेपर बन जाएगा। जब वो यहां पर आते आते, ये हमारा दोस्तों है वेपोरेटर। जब यहां से गैस मुकम्मल लिक्विड सर्कुलेट करता जाएगा तो ज़ाहिर है हमारे रेफ्रिजरेटर में बहुत सारी चीजें ऐसी रखी होती हैं जो खराब होने के लिए हमने महफूज की होती हैं कि ये खराब ना हो जाए, तो हम इन्हें फ्रिज में रख देते हैं। तो ये लिक्विड अंदर से पाइपों में से गुजरता आ रहा है, जैसे जैसे इसे हरारत मिलेगी ये हरारत को जज़ब करेगा और खुद वेपर में बनकर वापस कंप्रेसर में पहुंच जाएगा सक्शन लाइन से के रास्ते से। तो ये हमारी है सक्शन लाइन। दोस्तों यहां पर अगर हमारी फ्रिज है तो इसका सक्शन प्रेशर 10 होगा, 8 का 10 होता है, 8 का 10 PSI। यहां पर हमारा ये दोस्तों ये सेक्शन प्रेशर भी हर गैस के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। जैसे कि ये प्रेशर R134 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद अगर आप बात करें R600 की, तो हमारा यहाँ पर जो सेक्शन प्रेशर होगा वो होगा 0 PSI। पहले दोस्तों हमारे पास गैस से आती थी R11, वो हमें फ्रिज को वॉश करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उसके बाद R12 आ गई, वो एक कार्बन पैदा करने वाली गैस थी, माहौल दोस्त गैस नहीं थी, तो वो भी खत्म हो गई। उसके बाद R134 आ गई, ये वो एक माहौल दोस्त गैस है जो अभी तक भी चल रही है। मगर इसके साथ एक और गैस आ गई R600। ये एक फ्लेमेबल गैस है, इसे आग भी पकड़ती है आग को भी, और इसका हम सेक्शन प्रेशर 0 रखते हैं और ये रिजल्ट में भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों हमारा आने वाला जो लिक्विड था उसने वेपोरेटर में से गुजरकर हरारत को जज़ब किया और हरारत को जज़ब करके वापस लिक्विड से वेपर बन के वापस कंप्रेसर में आ गई। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि कंप्रेसर, कंडेंसर और कैपिलरी ट्यूब और वेपोरेटर, इनकी सिस्टम के लिहाज से मुख्तलिफ अक़साम हैं जो मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल की जाती हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कंप्रेसर के पार्ट्स कौन से हैं, ठीक है, अंदर से इसके पार्ट्स हैं वो क्या काम करते हैं, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर जैसी जो हाल है वो आपको हम गाहे बताएंगे। कंडेंसर की किस्में हैं, रेफ्रिजरेशन कंट्रोल की किस्म है और वेपोरेटर की किस्म है। नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। इसके बाद दोस्तों लिक्विड, एक और बात, अहम बात कि फ्रिज के अंदर कूलिंग गैस पैदा नहीं करती, बल्कि जो स्प्रे होती है, यहां पर हमारा एक बर्तन है, इसमें पानी है, इसमें पानी है। जब वो लिक्विड इसमें से हरारत जज़ब कर लेगा, क्योंकि एक चीज की, ये मेरे पास एक पॉइंटर है, तो अगर इसमें हमारे पास कोई ऐसी चीज है कि इसमें से मुकम्मल तौर पर हरारत जज़ब कर ली जाए, सक कर ली जाए, तो ये ज़ाहिर है ठंडी हो जाएगी। और यही काम हमारी फ्रिज में होता है। किसी भी चीज की हरारत बिल्कुल जज़ब कर ली जाए तो वो चीज ऑटोमेटिक ठंडी हो जाएगी। इसलिए हमारी, ये हम नहीं कह सकते कि फ्रिज में कूलिंग हो रही है, कूलिंग नहीं, वेपोरेटर में हरारत जज़ब हो रही है, कंडेंसर में हरारत खारिज हो रही है। ये चीजें होती हैं दोस्तों समझने की, जो आपको कभी बताई नहीं जाती और आप हमेशा इस कंफ्यूज रहते हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं जो बंदा किसी जगह बैठ के बात करता है तो काफ़ी चीज़ों का बंदे को पता नहीं, इल्म ही नहीं होता, तो बात क्या करनी है। इस तरह दोस्तों इसमें अगर किसी भी दोस्त को समझ नहीं आई
तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकता है, तो मैं इंशाल्लाह इसके बारे में तफसीली जवाब दूंगा। और नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कंप्रेसर की, और इसकी कौन कौन सी किस्म है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, और इसमें कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।